दोस्तों जय हिंद। आज के अगले अपने पॉलिटी के लेक्चर में हम आर्टिकल 31 से आगे शुरू करेंगे। आप जानते हो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल 31 तक हमने डिस्कस कर लिया था, उसको क्लियर कर लिया था। आज हम आर्टिकल 32 से अपनी शुरुआत करेंगे और आर्टिकल 32 को क्लियर करेंगे। और आप जानते हो कि जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 को दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं इसको। इंग्लिश में इसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो अगर हमारे फंडामेंटल राइट खतरे में पड़ते हैं तो ये उपचार है, ये रेमेडी है, ये इलाज है। तो आर्टिकल 32 एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है जो हर नागरिक को अधिकार देता है अपने फंडामेंटल राइट को पूरा कराने का। और डॉक्टर अंबेडकर ने इस आर्टिकल को कहा था कि ये भारत के संविधान का ये हार्ट एंड सोल है, यानी भारत के संविधान का ये आत्मा और हृदय है, अर्थात हार्ट एंड सोल। ये कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को। और ये दोस्तों क्वेश्चन भी पूछा गया कि किस आर्टिकल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तो आर्टिकल 32 को कहा। तो जब किसी भी पर्सन के, किसी भी बंदे के फंडामेंटल राइट छीने जाते हैं, वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का, तो वो इलाज के लिए कहाँ जाएगा? मूल अधिकारों का इलाज कहाँ होगा? कहाँ से पूरे कराएगा अपने मूल अधिकार? तो इसका इलाज होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में। और आर्टिकल 32 के तहत तो मूल अधिकारों की रेमेडी या मूल अधिकारों को अगर हासिल करना है तो सुप्रीम कोर्ट ही उनका गारंटर है। लेकिन हाई कोर्ट में भी हो सकता है, लेकिन हाई कोर्ट से अगर मूल अधिकारों को पूरा करना है तो फिर उसका आर्टिकल है 226 इस आर्टिकल के तहत कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट में जाकर अपने मूल अधिकारों को पूरा करा सकता है। और 32 के तहत कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि जनता की भलाई के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए आर्टिकल 32 बेहद ज़रूरी है। काहे के लिए? जनता की भलाई के लिए, अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो आर्टिकल 32 को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेटेज दी गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और ये कहा गया कि कोई भी एनजीओ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था या कोई भी नागरिक जो जनता की भलाई के लिए काम कर रहा हो, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जनता की भलाई के लिए कोई भी रिट ले जा सकता है, कोई भी लिटिगेशन, याचिका दायर कर सकता है, जिसे कहा गया PIL, अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। देखो, एक टाइम ऐसा था कि दिल्ली शहर के अंदर फैक्ट्रियाँ ही फैक्ट्रियाँ थी। तो कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया और उसने कहा कि दिल्ली में फैक्ट्रियाँ हो जाने से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इन फैक्ट्रियों को दिल्ली की सीमा से बाहर किया जाए। तो ये जनता के कल्याण के लिए वो पर्सन ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सबके मूल अधिकार खतरे में थे। तो उसने PIL फाइल कर दी। तो ऐसे मुकदमे को क्या कहा जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या इसको हिंदी में अगर कहें तो इसको जनहितवाद या जनहित याचिका भी कहते हैं। इसी तरह दिल्ली में आपने देखा कि डीजल की गाड़ियां बैन की गई, तो ये भी PIL की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा बंद की गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये रीज़न दिया गया कि इसकी वजह से दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं बची है। तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में डीजल के व्हीकल को दोस्तों बैन किया। तो इस सिस्टम को, इस सारे व्यवस्था को दोस्तों जनहितवाद या जनहित याचिका या PIL कहते हैं। और इसकी वजह से आर्टिकल 32 को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा फैला दिया। तो अगर किसी का फंडामेंटल राइट खतरे में आ रहा है तो कोई भी बंदा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब देखो, आर्टिकल 32 के तहत जो मूल अधिकारों की रेमेडी दी गई है, जो इलाज दिया गया है, उसके 4 पार्ट हैं, 32(1), 32(2), 32(3), 32(4). लेकिन 2 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल 32 का जो खंड 1 है, ये सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 32 का जो क्लॉज 1 है,
ये आप मेरे साथ साथ नोट करते चलें, ये सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार देता है, अप्लाई करने का, एप्लीकेशन दायर करने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 32 का जो सेकंड क्लॉज है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ये आर्टिकल ये शक्ति देता है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए आदेश दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, या निर्देश दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, या रिट जारी कर सकता है। रिट एक स्पेशल टर्म है, स्पेशल शब्द है जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 32(2) के तहत रिट जारी की जा सकती है, डायरेक्शन दिया जा सकता है, ऑर्डर दिया जा सकता है। तो रिट एक खास टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट है, एक कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। तो रिट्स कितने टाइप के हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो दोस्तों रिटें हैं 5 टाइप की। तो एक एक करके इन सारी रिट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली रिट है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। आर्टिकल 32 क्लॉज 2 के तहत पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। देखो इसका मतलब है किसी भी पर्सन को प्रस्तुत किया जाए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए, व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए। और इंग्लिश में अगर इसका मतलब देखें तो इंग्लिश में इसको कहा जाएगा टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। और देखो ये रिट किसी ऐसे बंदे के अगेंस्ट जारी की जा सकती है जिसने किसी दूसरे पर्सन को, दूसरे बंदे को इलीगल तरीके से हिरासत में ले रखा है, अपने घर के अंदर बंद कर लिया है, तो ये रिट जारी होगी। या किसी ऐसे प्राधिकारी के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ भी जारी की जा सकती है। अथॉरिटी मतलब पुलिस के खिलाफ भी जारी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ भी जारी हो सकती है, अगर उन्होंने किसी पर्सन को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में ले रखा है, कैद में रखा है। और देखिए इस बारे में दोस्तों एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एक केस है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है, मुकदमा है 1974 का, कालू सान्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग। 1974 का ये केस है। देखो आप जानते हो कि कालू सान्याल भारत में जो नक्सलवाद है ये उसके फाउंडर हैं, ये नक्सलवाद आंदोलन के जनक हैं। तो कालू सान्याल इसको बनाने वाला बंदा था, तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया और इसको कालू सान्याल को किसी सीक्रेट लोकेशन पर रखा गया, क्योंकि ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक टाइप के होते हैं, तो इसे बंद कर दिया गया किसी सीक्रेट लोकेशन पर पूछताछ के लिए। तो इसके जो समर्थक थे, जो इसके फैमिली मेंबर्स थे, उन्हें पता ही नहीं लग रहा था कि कालू सान्याल है कहाँ। तो इन्होंने कोर्ट में एक रिट लगाई, ये रिट लगाई कालू सान्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग के तहत ये केस था, ये हैबियस कॉर्पस रिट लगाई और इसी केस का नाम है दोस्तों कालू सान्याल बनाम डीएम दार्जिलिंग। तो कालू सान्याल तो जेल में बंद था, लेकिन रिट लगाई किसी और बंदे ने। तो कोर्ट में पुलिस ने कहा कि कालू सान्याल जहां भी है वो कुशल है, वो स्वस्थ है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो देखिए इस पूरे के पूरे केस से हमें 2-3 पॉइंट्स हमें पता लगते हैं। पहला तो ये पता लगता है कि जो हैबियस कॉर्पस रिट है ये ज़रूरी नहीं कि वो बंदा जो बंद है वो खुद ही लगाए, बल्कि कोई दूसरा भी उसके बिहाफ पर उसको दायर कर सकता है, कोई दूसरा भी दायर कर सकता है, या वो बंदा खुद भी कर सकता है, खुद नहीं है तो कोई दूसरा भी कर सकता है। और तीसरी बात हमें ये पता लगती है इस बात से कि जब हैबियस कॉर्पस रिट की सुनवाई होगी तो उस बंदे का अदालत में उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है, तो न्यायालय में उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है। होप के बात आप समझ गए होंगे। अब हम दूसरी रिट की बात करेंगे दोस्तों। आर्टिकल 32(2) के तहत दूसरी रिट है परमादेश।
हिंदी में इसे कहते हैं मैंडेमस, मैंडेमस। और इसका शाब्दिक अर्थ है जी, क्या शाब्दिक अर्थ है? हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, वी कमांड। और देखिए इस रिट का इस्तेमाल ऐसे ऑफिसर्स के लिए किया जाता है जो अपनी ड्यूटी निभाने से मना कर रहे हों। तो ये रिट आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, ऐसे ऑफिसर को आदेश देने के लिए किया जाता है जो अपना कर्तव्य निर्वहन करने से मना कर रहा हो, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से मना कर रहा हो, तो उसको कहा जाएगा कि आप इसको कीजिए, ये आपका काम है। करने से इनकार कर रहा हो तो उसको कहा जाएगा कि ये आपका काम है। और ये रिट, एक बात और याद रखेंगे कि ये रिट किसी प्राइवेट बंदे के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती, बल्कि ये रिट सरकारी कुर्सी पर बैठे किसी एम्प्लॉय के, ऑफिसर के खिलाफ जारी होगी, प्राइवेट बंदे के खिलाफ नहीं। ये रिट दोस्तों राष्ट्रपति के अगेंस्ट भी जारी नहीं की जा सकती, और ये रिट गवर्नर के अगेंस्ट भी जारी नहीं की जा सकती। ये सिर्फ किसी ऑफिसर को ऑर्डर देने के लिए जारी की जाती है। अब बात करेंगे तीसरे रिट की। तीसरी रिट है प्रतिषेध, इंग्लिश में इसको कहेंगे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन, ये जो रिट है, देखो ये जो रिट है ये सिर्फ न्यायिक कार्यों के लिए, न्यायिक कार्यों के लिए जारी होती है, न्यायिक कार्य के लिए या किसी क्वासी जुडिशियल काम के लिए। मतलब आम भाषा में अगर आप समझें तो जो ऊपर की बड़ी अदालत है वो किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट के, किसी छोटी अदालत के खिलाफ जारी होती है, और ऊपर की अदालत निचली अदालत के खिलाफ इसको इसलिए जारी करेगी ताकि निचली अदालत वो कदम न उठाए जो उसका अधिकार नहीं है। मान लीजिए निचली अदालत को अधिकार है किसी मामले में, किसी भी मामले में, कि वो 5 साल की सज़ा अधिकतम दे सकती है, और मान लो उसने सज़ा दे दी 6 साल की, तो ये तो उसे अधिकार ही नहीं है। तो इसको रोक देना कि आप ये नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ हुआ इनकार करना, इनकार करना, मना करना, रोकना। तो ऊपर की अदालत रोक देगी निचली अदालत को कि भैया ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम इसको नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ जुडिशियल कामों में जारी होती है, जबकि परमादेश में हमने देखा वो सिर्फ ऑफिसर्स में, एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में लागू होती है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिट की बात करेंगे जिसका नाम है दोस्तों उत्प्रेषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर्ट्यूररी। देखो अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो इसके 2 मतलब हैं। इसका पहला मतलब है सूचित करना, यानी इन्फॉर्म करना, और इसका दूसरा मतलब है मंगवा लेना। और देखो ये रिट भी निचली अदालत के लिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए ही होती है। मतलब निचली अदालत के लिए ये किन सर्कमस्टेंसेस में आएगी? देखो इसमें जो निचली अदालतें हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके पास जो मामले चल रहे हैं, जो मुकदमे चल रहे हैं, तो ऊपर की अदालत उसमें उन्हें ये ऑर्डर देती है कि आप इन मामलों को हमारे पास भेजो। तो ये निर्देश दिया जाता है इसमें ऊपर की अदालत द्वारा, और निर्देश देकर वो अपने पास क्यों मंगाते हैं उस मामले को? भाई कोई मामला चल रहा है मान लीजिए ज़िला गाज़ियाबाद की अदालत में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं जी इस मुकदमे की सुनवाई तो हम करेंगे, हमारे पास भेजो। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में ये रिट लगानी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं उत्प्रेषण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लग जाए कि इसकी जो सुनवाई करने की अथॉरिटी है वो ज़िला गाज़ियाबाद की अदालत के पास नहीं है, इसलिए वो उसको अपने पास मंगा लेता है। तो ये दोस्तों हमने अगली रिट देख ली जिसका नाम था सर्ट्यूररी या उत्प्रेषण। अब देखो ये जो दोनों रिट हैं अर्थात प्रोहिबिशन प्रतिषेध और सर्ट्यूररी यानी उत्प्रेषण, ये जो दोनों रिटें हैं इनमें कुछ कॉमन बात है। एक तो ये निचली अदालतों के खिलाफ यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ जारी होती हैं दोनों, लेकिन दोनों का उद्देश्य अलग अलग है, दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। अब आप मेरी बात पर ध्यान देना,
जो प्रतिषेध रिट है ये तब जारी होगी जब मुकदमा चल रहा हो, यानी शुरू हो चुका हो, जब कार्रवाई चल रही हो। तो कार्रवाई के दौरान जजमेंट अभी नहीं आया, अभी फैसला नहीं आया, ये तब जारी होगी। जबकि जो सर्टियोरेरी रिट है ये तब जारी होगी जब कार्रवाई समाप्त हो चुकी हो, यानी जजमेंट आ गया, फैसला आ गया, ये तब जारी होगी उसको रद्द करने के लिए। तो ये दोनों दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं फिर रिपीट करूंगा। प्रतिषेध रिट कब जारी होगी? कार्रवाई के दौरान, फैसला आने से पहले कार्रवाई को रोकने के लिए। जबकि उत्प्रेषण रिट, सर्टियोरेरी रिट कब जारी होगी? जब कार्रवाई हो चुकी हो, जब फैसला आ गया हो, उसको रद्द करने के लिए। उम्मीद है कि यहां तक आपको बात क्लियर हुई होगी। और लास्ट और 5वीं रिट है हमारी अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं आप को वारंटो। को वारंटो, देखो इसका मतलब यह है कि आपका प्राधिकार क्या है, आपका प्राधिकार क्या है, यानी किस प्राधिकार के तहत, किस प्राधिकार के तहत, अंडर व्हाट अथॉरिटी। अब देखो हर सरकारी कुर्सी पर बैठने की कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और मान लीजिए उसके लिए 12वीं पास योग्यता है या ग्रेजुएशन उसके लिए पास होना ज़रूरी है। तो इसी तरह गवर्नर के लिए कुछ योग्यताएं हैं। किसी यूनिवर्सिटी का अगर किसी को वाइस चांसलर बनाना है तो उसके लिए भी कुछ योग्यताएं रखी गई हैं। तो मान लो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रिटायर हो गए मान लीजिए, और गवर्नर साहब ने नया वाइस चांसलर अभी तक किसी को बनाया नहीं, तो उस यूनिवर्सिटी की मान लीजिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने किसी सीनियर प्रोफेसर को टेम्परेरी तौर पर 10-15 दिन के लिए काम चलाऊ तौर पर वाइस चांसलर की कुर्सी पर बैठा दिया। और मान लीजिए कुछ समय बाद गवर्नर साहब ने नया वीसी को अपॉइंट कर दिया और ये जो पुराना टेम्परेरी तौर पर बैठाया गया था, ये बंदा कुर्सी छोड़ नहीं रहा। तो इसको कुर्सी से हटाने के लिए, अब मान लो ये दबंग किस्म का आदमी है और इसके पास कुछ यानी कुछ ने गुंडे भी इसके साथ है और ये उतरने का नाम नहीं ले रहा चेयर से, तो तब इस वाइस चांसलर को कुर्सी से उतारा जाएगा ये वाली रिट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करके, जिसका नाम है को वारंटो यानी अधिकार प्रच्छा। फिर कोर्ट एक नोटिस भेजेगा और उससे ये पूछेगा कि भैया ये बताओ इस सरकारी कुर्सी पर, इस पब्लिक ऑफिस पर आप किस अधिकार के तहत बैठे हो। तो यहां पर मेन वर्ड क्या है? यहां पर मेन वर्ड होगा इसमें पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस यानी लोक पद, और इस रिट को कोई भी फाइल कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन हाँ देखो, अगर कोई प्राइवेट कंपनी में किसी प्राइवेट पोस्ट पर, निजी पद पर कोई बैठा है तो ये रिट जारी नहीं होगी। यानी टाटा कंपनी में कोई कुर्सी पर बैठा है, रिलायंस कंपनी में बैठा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ मतलब है पब्लिक ऑफिस से। पब्लिक का मतलब सरकारी और ऑफिस का मतलब कार्यालय। तो इस तरह से दोस्तों हमने इन रिटों को बिल्कुल आम भाषा में समझने की कोशिश की। अब आगे देखो, हम फंडामेंटल राइट के कुछ एक्सेप्शंस भी देखेंगे, अपवाद भी देखेंगे, एक्सेप्शंस देखेंगे। पहला एक्सेप्शन है आर्टिकल 33। ये कहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सैन्य बलों में, आर्म्ड फोर्सेस में काम करने वाले लोगों के लिए नहीं है। जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं उनके लिए नहीं है। भाई मान लीजिए कोई आर्मी में काम कर रहा है, मान लीजिए कोई सैनिक है, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर बीएसएफ वाला खड़ा है, तो वहाँ पर तो देखो बॉर्डर पर है तो वहाँ जान हर समय ख़तरे में रहती है, गोली लग सकती है, गोली मारी। तो अब मान लीजिए वो बंदा कहने लगेगा कि भैया मेरा तो आर्टिकल 21 ख़तरे में आ गया है और मैं तो अपना बिस्तर बोरिया समेट कर अपने गाँव में जा रहा हूँ, ये मूल अधिकार उसके लिए नहीं है। तो पहला एक्सेप्शन क्या हो गया फंडामेंटल राइट का? आर्टिकल 33, ये आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं। ये आप कह सकते हो कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं, आईबी के, उनके लिए, सीआईडी वालों के लिए, उनके लिए भी नहीं है। अगला एक्सेप्शन है दोस्तों इसका आर्टिकल 34। ये बोलता है कि अगर किसी इलाके में मिलिट्री लॉ लग जाए, मिलिट्री लॉ यानी मार्शल लॉ, सैन्य कानून अगर लग जाता है तो वहाँ के लोगों के भी कुछ मूल अधिकार छीन लिए जाएंगे। जैसे आप ये जानते हो कि भारत के कई इलाकों में एक बहुत ही
सख्त कानून लगा हुआ है जिस कानून का नाम है आफ्स्पा, क्योंकि वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ हैं, देश विरोधी गतिविधियाँ हैं, अलगाववादी गतिविधियाँ हैं। तो ये कानून लगा है, मान लीजिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसे सेना कानून भी कहते हैं, सैन्य विधि भी कहते हैं, और ये नक्सलवाद वाले इलाकों में लगा है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ बेल्ट में लगा है, जम्मू कश्मीर में ये लगा है। और वहाँ पर मिलिट्री को, क्योंकि सेना के बलों को बहुत ख़तरनाक परिस्थितियों में काम करना पड़ रहा है, तो जहाँ मार्शल लॉ लगा है, आर्टिकल 34 बोलता है कि वहाँ पर सारे कानून पार्लियामेंट बनाएगी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, और वहाँ के लोगों को कुछ मूल अधिकार हासिल नहीं होंगे। तो ये आर्टिकल 34 है, और इस मिलिट्री कानून को भी कोर्ट में चुनौती दोस्तों नहीं दी जा सकती। और लास्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 35 की। तो ये अपवाद नहीं है, इसको थोड़ा अलग ले लेंगे। आर्टिकल 35 ये कहता है कि संसद से ये उम्मीद की जाती है कि जिन मूल अधिकारों का वायलेशन अपराध घोषित किया गया है, तो उसमें सज़ा देने की, दंड देने की पावर संसद के पास होगी। जैसे हमने आर्टिकल 17 में हमने क्या पढ़ा था, याद करिए। इसमें SC ST कम्युनिटी के लोगों के साथ अगर जात के नाम पर कोई अत्याचार करेगा या उनके साथ इसी तरह का कोई भेदभाव करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो आर्टिकल 17 इस पनिशमेंट देने की, सज़ा देने की बात करता है। और ये जो सज़ा देने का अधिकार है, आर्टिकल 17 ने सज़ा की बात की, दंड की बात की, सज़ा की बात की। तो सज़ा कितनी होगी, 2 साल की, 4 साल की, 10 साल की। तो ये कानून बनाएगी संसद, और संसद ये जो कानून बनाएगी ये आर्टिकल 35 के तहत बनाएगी। तो आर्टिकल 35 के तहत संसद को पनिशमेंट के तहत कानून बनाने की पावर है। और इसी तरह आप याद करो, आर्टिकल 23 था, हमने पढ़ा था, जिसमें बेगार था, दास प्रथा था, है ना, या बलपूर्वक किसी से मेहनत मजदूरी कराना था, तो वो भी एक क्राइम था। तो इस क्राइम के तहत किसको कितनी सज़ा मिलेगी, तो ये संसद को अधिकार देता है आर्टिकल 35 कि अब वो इसको लागू करने के लिए कानून बनाए, कितनी सज़ा देनी है और कितनी सज़ा नहीं देनी है। तो दोस्तों इस तरह से हमने अब 12 से शुरू करके 35 तक के जो फंडामेंटल राइट हैं उन सबको हमने फिनिश करा। अब आपकी देखो एक ड्यूटी मैं आपको सौंप रहा हूँ, मैं आपको ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ कि SSC CGL में, SSC के CPO में, रेलवे NTPC में, SSC के GD में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के पेपर में, या यूपी पुलिस के कांस्टेबल के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से, फंडामेंटल राइट वाले से जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं और जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उपलब्ध हैं, आप फंडामेंटल राइट का एक एक क्वेश्चन उसमें से सेलेक्ट करके आप उसको सॉल्व करिए। पहले इस लेक्चर को आप देख लेना, और होप कि एक भी क्वेश्चन हमारे लेक्चर से बाहर नहीं होगा। और अगर फिर भी कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी बात आपको, कोई भी पॉइंट आपकी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हम निश्चित तौर से उसका आंसर देंगे। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस फंडामेंटल राइट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ का हमारा रहेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, नीति निर्देशक तत्वों का। तो अपने अगले लेक्चर में हम तब मुलाकात करेंगे दोस्तों। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।